गुड मॉर्निंग और सॉरी फॉर अ बिग डिले। थोड़ा एक एक्सीडेंट हो गया था ऑन द वे और उसमें थोड़ी टाइम लग गई। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं हम लोग जो कल हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से स्टार्ट किया था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से स्टार्ट किया था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, फर्स्ट पॉइंट था कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो लंदन में होते थे एंड दे विल मॉनिटर द इंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ कंपनी। सो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। दूसरा है कि गवर्नर ऑफ बंगाल became Governor General of Bengal. Warren Hastings, he was the first Governor General. Right, Warren Hastings was the first Governor General, or he was having the power related to other governors for war, peace treaty and land revenue. ये 3 डायमेंशन था, वॉर, पीस ट्रीटी एंड लैंड रेवेन्यू। These things we have already discussed yesterday and you have noted it down. War, peace treaty and land revenue. Third point है, a council was created to help Governor General. There were 4 members in the council. 4 members in the council. Four members in the council. A council was created to help Governor General. There are 4 members in the council. Fourth, fourth point,
there was complete ban on taking gift and bribes. Complete ban on taking gift and bribes. आपको पता ही है, हायर ट्रांजैक्शन गिफ्ट कहलाता है, लोअर ट्रांजैक्शन ब्राइब कहलाता है, और दोनों का बात एक ही है, दोनों का इंपैक्ट एक ही है. So there was complete ban on taking gift and bribes. So complete ban on taking gift and bribes. Fourth point. Fifth point. A Supreme Court was established at Calcutta. Supreme Court was established at Calcutta. Eliza Impey was first Chief Justice. Eliza Impey was first Chief Justice. Supreme Court was established at Calcutta. Eliza Impey was first Chief Justice. ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देखिएगा आप लोग. द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट jurisdiction of Supreme Court was all British and Indian subject, was all British and Indian subject within the company's territory. All British and Indian subject within the company's territory. मतलब जितने लोग हैं यहां पर उस सुप्रीम कोर्ट की फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं. इस सेंटेंस का मतलब समझना बच्चे. ऑल ब्रिटिश एंड इंडियन सब्जेक्ट विद इन द कंपनीज टेरिटरी. द jurisdiction of Supreme Court. Jurisdiction of Supreme Court was all British and Indian subject within the company's territory. Within the company's territory. Did you understand this subject, this point? Did you understand this point? All British and Indian subject within the company's territory.
मतलब ऑल ब्रिटिश एंड इंडियन सब्जेक्ट विद इन द कंपनीज टेरिटरी, कंपनी का टेरिटरी बॉम्बे में, मद्रास में और बंगाल में है, तो वहां पर जितने इंडियन और ब्रिटिश हैं दे कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दे कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। They can avail the facility of Supreme Court. Okay, so these are the 5 points related to the Bengal and the company's important dimension about Bengal. तो इस तरह से बंगाल जो है एक प्रेसिडेंसी बन गया है, बंगाल हैड बिकम अ प्रेसिडेंसी। सो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो हमने पूरे बंगाल को कैप्चर करवा दिया, ठीक है, और बंगाल से मैसिव एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ठीक है, तो दैट इज अ मैसिव एक्सप्लॉयटेशन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि हर एक कोर्ट का अपना न्यायिक अधिकार है। कौन सा कोर्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हाई कोर्ट ये विद इन द कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जितने लोग कंपनी की टेरिटरी में रहते हैं, बॉम्बे में कंपनी का टेरिटरी है, मद्रास में कंपनी का टेरिटरी है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में है वो सीधे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। मैंडेटरी हमने नहीं बोला है, आप अपने दिमाग से लगा रहे हैं, हमने कहाँ बोला है मैंडेटरी, कोर्ट में जाना मैंडेटरी है क्या? अपने मन से कुछ बोलने लगते तुम लोग, ठीक है। हमने बोला कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज ऑल ब्रिटिश एंड इंडियन सब्जेक्ट, मतलब ब्रिटिश लोग और भारतीय लोग, सब्जेक्ट का मतलब वही होता है, विद इन द कंपनीज टेरिटरी। ओके, सो बंगाल को कैप्चर करवा लिया। बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, और बंगाल में इस तरह से एक प्रेसिडेंसी, एक प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पर इस्टेब्लिश हो गया, बंगाल। प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पर इस्टेब्लिश हो गया बंगाल में। तो देखो एक क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सारे बच्चे कैच करिए, और उसका फॉर्मेट मैं बता रहा हूं और आप आंसर लिखिएगा उस पर। क्वेश्चन है कि इन सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, क्वेश्चन लिखिए, इन सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी बंगाल वॉज अ प्लंडर्ड स्टेट, बंगाल वॉज अ प्लंडर्ड स्टेट as well as a sponsoring state.
बंगाल वॉज अ प्लंडर्ड स्टेट एज वेल एज स्पॉन्सरिंग स्टेट, इसको इवेल्युएट करना है। इस सेंटेंस का मतलब आप समझिए, क्या मैंने बोला? इन सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 1750 के बाद बंगाल वॉज अ प्लंडर्ड स्टेट एज वेल एज स्पॉन्सरिंग स्टेट। बंगाल वॉज अ प्लंडर्ड स्टेट एज वेल एज स्पॉन्सरिंग स्टेट इन सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। बंगाल वॉज अ प्लंडर्ड स्टेट एज वेल एज स्पॉन्सरिंग स्टेट। बंगाल एक लूटा हुआ राज्य है और प्रायोजित राज्य है। समझना है इसको कि ये जो बंगाल है प्लंडर्ड स्टेट, इसमें प्लासी प्लंडर हुआ था, बक्सर प्लंडर हुआ था, ट्रेड और लैंड रेवेन्यू दोनों का मैसिव एक्सप्लॉयटेशन हुआ, राइट? दोनों का मैसिव एक्सप्लॉयटेशन हुआ। बट जितना ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट किया, उसका क्या इस्तेमाल हुआ? इन एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मैसूर के साथ वॉर, मराठा के साथ वॉर, इसका खर्चा कहां से आ रहा है? बंगाल से आ रहा है। ठीक है, यहां से जो कैपिटल ट्रांसफर हो रहा है इंग्लैंड, वेल्थ एंड कमोडिटीज के रूप में, जाहिर है इसका मतलब, इसका कहां से इंपैक्ट आ रहा है? इसका कहां से भरपाई हो रहा है? बंगाल से हो रहा है। मतलब इंडस्ट्रियल कैपिटल जो इंग्लैंड का है वो कहां से आ रहा है? बंगाल से आ रहा है। इसलिए बंगाल इज स्पॉन्सरिंग द expansion of British rule in India, is strengthening the colonialism in India. At the same time, Bengal is creating the wealth in England, plunder from Bengal creating wealth in England, which helped in industrial revolution. ओके, तो ये इस तरह से स्पॉन्सरशिप का मतलब समझते हैं ना? आपने देखा होगा ना, कई सारे मूवी में बोलता है कि दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय वॉशिंग पाउडर निरमा। सुना होगा ना आप लोगों ने? एक बच्चा है शहनवाज, बोलता है सर मेडेबल कब स्टार्ट करेंगे? मतलब हद हो तुम लोग। क्या मेडेबल में क्या है? उसको छूते ही एकदम रॉकेट बन जाओगे क्या? मॉडर्न पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं ध्यान से इंटरेस्ट लीजिए उसमें, ठीक है? मन बहुत चंचल है। So this program is sponsored by washing powder Nirma. तो बंगाल was a plundered state as well as sponsoring state. चिंता मत करो, जब पढ़ाएंगे पहले तुम मॉडर्न पढ़ो ना शहनवाज। हम लोग आईएएस के लिए ओरिएंटेड हैं। क्लास में क्या चल रहा है छोड़िए उसको। आपको मॉडर्न में इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है? आपने पहले बोला है कि आ रहा है, और मेरे ख्याल से काफ़ी आसान है। ठीक है, तुम अपना क्लास अपना जहाँ करते हो करते रहो। अभी फ़िलहाल आप हमारे साथ आईएएस के ओरिएंटेशन में काम करिए। हमारा प्रोग्रामिंग अलग है, और ये जो सेगमेंट पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया, इसमें सबसे ज़्यादा मेंस में क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। दिव्यांश वर्मा पूछ रहा है कि दिव्यांश वर्मा पूछ रहा है कि कासिम ने क्यों शिफ्ट किया था। देखो क्या है ना कि बंगाल जो था मुर्शिदाबाद, उसमें बहुत सारे ब्रिटिश की नज़र, ब्रिटिश के जासूस बैठ गए थे। मुंगेर इज फार अवे फ्रॉम मुर्शिदाबाद, तो मे बी फ्रॉम द अवे फ्रॉम द आइज ऑफ इंग्लिश, मीर कासिम वांटेड टू परस्यू हिज एम्बिशन।
ओके, तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना, क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में लिखेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि आफ्टर 190 years of the after 100 years of the 140 years of the British East India Company trying to capture the economic system of India, which ultimately in 1757 transformed into reality. In which company transformed into political power? Company transformed into political power. 1757, it transformed into reality and it had transformed into political power. 140 years of the company's rule. It had transformed into political power. ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, मीर जाफर try to please the English. मीर जाफर try to please the English. और इसमें सारा डिटेल लिखिएगा कि मीर जाफर ने क्या क्या किया था, और उसमें लिखिएगा कि हाउ ट्रेड ऑफ बंगाल वाज कैप्चर्ड आफ्टर पलासी. ठीक है, उसके बाद फिर बताइएगा कि आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, लैंड रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाज आल्सो टेकन बाय द कंपनी. सो टू मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ इनकम वाज टेकन बाय कंपनी. तो बंगाल वाज अ प्लंडर्ड स्टेट हो गया. फिर पैराग्राफ चेंज करिएगा और फिर उसमें लिखिएगा अगले पैराग्राफ में कि कंपनी वाज इन्वॉल्व्ड इन मेनी वॉर्स. कंपनी वाज इन्वॉल्व्ड इन मेनी वॉर्स. Company was involved in many wars. Like Anglo-Maratha War, Anglo-Mysore Wars. Therefore, entire expansion and administrative development, it was all taken by company on the basis of expenditure from Bengal. ठीक है, उसके बाद आप आगे लिखिएगा उसमें कि देयर वाज अ ह्यूज, पैराग्राफ चेंज करके, वेल्थ एंड कमोडिटीज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड. इट हैड क्रिएटेड वेल्थ देयर इन इंग्लैंड एंड अल्टीमेटली वहां पर जो वेल्थ क्रिएट हुआ ये एक इंडस्ट्रियल कैपिटल के लिए इनफ था, और इसलिए ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की भी शुरुआत हुई थी. सो प्लंडर फ्रॉम बंगाल वाज एक्सप्लॉइटिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड. और फिर बताएंगे, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कंक्लूजन में कि द बिगिनिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड ग्रेजुअली इन 100 years the 60% of India had become British India, and which is summarized as a British Empire and British colonial system. इस तरह से ये सारे पॉइंट्स को आप कंक्लूड करिएगा. तो क्या इसको आप लिख पाएंगे? क्या सारे बच्चे इस बात को समझ पाए? एकदम एग्जैक्ट वर्ड में जवाब दीजिएगा कि क्या सारे बच्चे इस पॉइंट को समझ पाए या नहीं समझ पाए.
तो इस तरह से बंगाल को हम लोगों ने कैप्चर करवा दिया। देखो, बंगाल को कैप्चर करवाने के बाद जो अगला स्टेट है जिसे हमें कैप्चर करवाना है, जिसको सब्जुगेट करना है, उसमें हमने कहा था, आपको याद है शायद, जिसकी चांसेस काफी कम हैं, कि 1608 में कंपनी आई और 1717 में फरमान मिला, 1757 में कंपनी बंगाल को कैप्चर किया और 1765 में दीवानी मिल गया। फरमान 1608 में कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई और यहां पर फ्रेंच की एंट्री हुई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। हम लोगों ने कहा था कि फ्रेंच को रोक करके रखे हैं और 1664 में फ्रेंच की एंट्री हुई, ठीक है ना बच्चे। और उसके बाद जब फ्रेंच की एंट्री होती है तो जाहिर है अंग्रेजों के साथ काफी कॉन्फ्लिक्ट होगा। इंग्लैंड और फ्रांस काफी आर्क राइवल थे, तो फिर धीरे धीरे उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ उसको हम लोग एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग कर्नाटिक वॉर भी कहते हैं। उसको हम लोग कर्नाटिक वॉर भी कहते हैं। 1759 1759 ये लास्ट बैटल था। इसके बाद फ्रांस आउट हो गया सीन से। ओके, तो इसी फॉर्मेट पर हम लोग अब फ्रेंच की एंट्री करवाते हैं। और आपको पता ही है कि 1759 जो लास्ट वॉर था उसमें तो अंग्रेज और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि बंगाल उसके हाथ में आ गया था। ओके, और जो बंगाल हाथ में आ गया तो जाहिर है कि इंग्लिश वॉज वेरी मच इनकरेज्ड, और इसी के कॉन्सिक्वेंस का है कि फ्रांस जो था वो सिस्टम से बाहर हो गया। फ्रांस वॉज आउट ऑफ सिस्टम। फ्रांस वॉज आउट ऑफ सिस्टम। सारे बच्चे इस पर चर्चा करेंगे। हम थोड़ी देर में आपसे इस पर बातचीत करते हैं, और जो एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है फ्रांस का वो भी हम सिनेरियो में लाते हैं। तो हेडिंग दे दीजिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। It was a government company. It was a government company. French East India Company was a government company. This company was established during the time of King Louis XVI, Louis XIV.
King Louis XIV. This company was established during the time of Louis XIV. His finance minister Colbert. His finance minister Colbert established this company, and France started mercantilism. State-controlled trade, mercantilism. Okay, so France also started mercantilism. After the advent of the Europeans, in 1668, Francis Caron, he established a factory at Surat. He established factory at Surat. Francis Caron had established factory at Surat. ऑब्वियसली सूरत जो था काफी इंपॉर्टेंट था. सेकेंड फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड एट मसूलीपट्टनम. जैसा अंग्रेजों ने किया वैसा ही फ्रेंच ने भी किया. याद है ना? ऐसा तो नहीं कि कुछ अजीब अजीब सा महसूस हो रहा है जीवन में. बोलते ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, दिल भारी भारी सा लग रहा है. इस तरह के हालात नहीं बनने चाहिए. कहने को तो आप लोग यंग हैं, आसमानी ख्वाब देखते हैं. सेकेंड फैक्ट्री एट सूरत. मगर फ्रांसीसियों को पता नहीं कि इनकी फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम थी. तनिष्का, जरा बताओ हमें, मुझे भी थोड़ा इंफॉर्मेशन मिले. किसकी थी फर्स्ट फैक्ट्री तनी? हमको कैसे पता? हमको क्या नहीं पता है? आपके बारे में हम लोग, आपकी तरक्की विकास सबके बारे में सोचते रहते हैं. तो सेकेंड फैक्ट्री. बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट 1674 फ्रेंच captured Pondicherry.
And Pondicherry was the main capital. Pondicherry was the capital. यही फ्रेंच हेडक्वार्टर था. पांडिचेरी फ्रांसीसियों के पास 1954 तक रहा था. It remained with the French till 1954. ओके, तो 1954. So 1674 फ्रेंच कैप्चर पांडिचेरी. तो इस तरह से फ्रांसीसी भी बिल्कुल इंग्लिश की तरह काफी एग्रेसिव मोड में इंडिया आया था. एंड देयर इज एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट. तनिष्का डच एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री एट मछलीपट्टनम. ठीक है ना, याद करो, दोबारा रिवाइज करो उसको. इट वॉज डच. इंग्लिश ने सूरत में, फिर दूसरा मछलीपट्टनम में. फ्रांस ने भी सूरत में और दूसरा मछलीपट्टनम में. (1674) French captured Pondicherry. Gradually, Anglo-French conflict had started. आप जानते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट had started, which is also known as Carnatic War. Carnatic War. There were 3 Carnatic War. There were 3 Carnatic War. Three Carnatic War. Yes, मछलीपट्टनम तो डच फैक्ट्री है ही, आपको लिखाया है. तो फिर क्या इंटरनेट गलत दिखा रहा है जो आप हमसे वेरीफाई करवा रहे हैं? आप जो लिखाया हुआ है वो तो पढ़ो. मैंने भी तो वही लिखाया है, मगर तुम पढ़ोगे नहीं ना मेरा लिखाया हुआ. Okay, so Anglo-French conflict, which is called Carnatic War. There are 3 Anglo-French war. 3 Anglo-French war. Fact याद रखना. France was the first country France was the first country started interfering France was the first country started interfering in the affairs of Indian state. In the affairs of Indian state. France was the first country started interfering in the affairs of Indian state. ओके, ये सब फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है. तो देखो बच्चे, द एंग्लो, आप यहां पर हेडिंग दे रही है ना, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट लिखा या नहीं लिखा? कि रामायण सुन रहे हो? सुंदरकांड.
Anglo-French conflict. I told you that there is a three Anglo-French conflict, which is also referred as Carnatic War. Carnatic War. First Carnatic War. देखो जो ये कर्नाटक वॉर है बच्चे, द कर्नाटक वॉर वॉज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ, व्हाई देयर वाज अ थ्री कर्नाटक वॉर? द कर्नाटक वॉर एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ और बेटर आप यहां पर ये लिखिए कि कर्नाटक वॉर वॉज एक्सटेंशन ऑफ Austrian War of Succession. Extension of Austrian War of Succession. Austrian War of Succession. Austrian War of Succession. Extension of Austrian War of Succession. And 7 Years War. 7 Years War. इन सब जो वॉर इंग्लो और फ्रेंच का इन्वॉल्वमेंट था। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में क्या था बच्चे कि ऑस्ट्रिया तो यूरोप का दरोगा था, एक बार दो पार्टी के बीच में लड़ाई हो गई, हु विल बिकम द किंग, राइट, हु विल बिकम द किंग, और अंग्रेज और फ्रांस ने एक एक को पकड़ लिया, राइट, इंग्लिश एंड फ्रांस हर फ्रेंच हैड टेकन वन बाय वन, राइट, दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में इंग्लैंड और फ्रांस भिड़ गए, और जाहिर है कि जब ये वॉर यूरोप में स्टार्ट हुआ तो जहां जहां कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट था, कंपटीशन था, वॉर ड्रैग टू एवरीवेयर। इंडिया में भी, अमेरिका में भी, आप जानते हैं इंडिया में भी, अमेरिका में भी, बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच वाज ट्राइंग टू पुट द डॉग। तो इसलिए एक्सटेंशन ऑफ ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन एंड 7 years वॉर। गायत्री राजपूत नहीं पूछा आपने, फिर से पूछिए, कोई बात नहीं, मैं नहीं देख पाया होगा, आप बताइए, फिर से क्वेश्चन पूछ लीजिए। आपने जवाब नहीं दिया इसके लिए मैंने जवाब नहीं दिया इसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए, आप जल्दी से दोबारा क्वेश्चन पूछ लीजिए। कई बार पूछा, कितनी बार पूछा मुझे नज़र नहीं आया,
और हो सकता है मैंने सोचा कि इससे रिलेवेंट इशू नहीं होगा, जब आएगा तो जवाब देंगे, ऐसा भी मैं सोच सकता हूँ, बट आप पूछ लीजिए। तो एक्सटेंशन ऑफ ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन एंड 7 years वॉर। और जाहिर है कि वॉर यूरोप में हुआ, बट इट हैड एक्सटेंडेड टू इंडिया ऑल्सो, अमेरिका ऑल्सो। इंग्लैंड और फ्रांस वहां भी भिड़ गए थे। ओके, सो फर्स्ट कर्नाटक वॉर। मर्केंटलिज्म होता है स्टेट और स्टेट के बीच में ट्रेड, मर्केंटलिज्म कहलाता है। और स्टेट अगर किसी के ट्रेड को रेगुलेट करता है दूसरे कंट्री से ट्रेड करने पर, उसको मर्केंटलिज्म बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो जैसे इंडिया इज अ मर्केंटाइल स्टेट है, भारत सरकार व्यापार करती है कई देशों के साथ। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था जब जो ऑस्ट्रिया के किंग के लिए दो चाचा भतीजा लड़ गए थे, और दोनों चाहता था कि राजा बने, और फ्रांस और इंग्लैंड चाहता था कि उसका सपोर्टर ऑस्ट्रिया में किंग बने, एंड दैट इज हाउ द वॉर हैड स्टार्टेड। 7 years war in Europe. So first Karnataka war. First Karnataka war. First Karnataka war was extension of Austrian War of Succession. Austrian War of Succession. Extension of Austrian War of Succession. Extension of Austrian War of Succession. It was ambition of French Governor Dupleix. Ambition of French Governor Dupleix. बहुत खतरनाक आदमी था ये डुप्ले। It was ambition of French Governor Dupleix to defeat England. It was ambition of French Governor Dupleix to defeat England. Ambition of French Governor Dupleix to defeat England. It was Battle of Supremacy. Supremacy between Madras and Pondicherry. It was Battle of Supremacy between Madras and Pondicherry. Battle of Supremacy between Madras and Pondicherry.
फर्स्ट कर्नाटक वॉर। तो बच्चे कितना जबरदस्त डुप्ले ने गेम प्लान बनाया था कि डुप्ले कैप्चर्ड मद्रास। इंग्लिश एकदम सॉफ्ट हो गया था। डुप्ले कैप्चर्ड मद्रास। तो मद्रास जो था बेसिकली वो तो कर्नाटक स्टेट में आता था। भले ही अंग्रेज मद्रास में थे, बट वो तो कर्नाटक स्टेट का पार्ट था। तो नवाब ऑफ कर्नाटक विल कम टू रेस्क्यू मद्रास, बट सरप्राइजिंगली डुप्ले ने नवाब ऑफ कर्नाटक को भी डिफीट कर दिया। इट इज कॉल्ड बैटल ऑफ सेंट थॉम, राइट। सो डुप्ले कैप्चर्ड मद्रास एंड डिफीटेड नवाब ऑफ कर्नाटक in Battle of Saint Thom. Nawab of Karnataka in Battle of Saint Thom. In Battle of Saint Thom. Battle of Saint Thom. So Dupleix captured Madras. बट इंडिया में तो अंग्रेज जीत गया, सॉरी इंडिया में फ्रांस जीत गया, बट अमेरिका में वॉर तो अमेरिका में भी चल रहा था। इंग्लैंड ने वहां पर जीत हासिल कर ली। जरा इसको ध्यान से देखना, इस फैक्ट्स को। इन अमेरिका England defeated French and captured Fort Louisburg. Captured the Fort Louisburg. समझ रहे हो कि किस तरह से, तो इस तरह से मद्रास वाज कैप्चर्ड बाय फ्रेंच डुप्ले, और इधर इंग्लैंड ने फ्रांस को डिफीट करके उसका एक फोर्ट था अमेरिका में लुइसबर्ग, उसको कैप्चर कर लिया। दोनों ये जो सेंट थॉम का पीरियड है ना बच्चे, 1746 का पीरियड है। केवल इतना ही वो याद रखना बस, 1746 फर्स्ट कर्नाटक वॉर, बैटल ऑफ सेंट थॉम। Okay. Finally, there was a treaty
there was treaty between England and France. There was a treaty between England and France. England and France. Treaty between England and France. Treaty of Aix-la-Chapelle. ये फ्रांस में है and both restored the captured territory. Both restored the captured territory. Treaty of Aix-la-Chapelle. Both restored the captured territory. मतलब फ्रांस ने लुइसबर्ग वापस लिया और अंग्रेजों ने मद्रास वापस लिया. So in this battle, French superiority in India was proved. French superiority in India was proved. French superiority in India was proved. France used navy to defeat England. France used navy to defeat England. France used navy to defeat England. Dupleix proved extraordinary skill. Extraordinary skill. Dupleix proved extraordinary skill. That it is something very superior personality. अगर आप बुक में पढ़ते ना अभी तक तो टेंशन में रहते, हवा में रहते. ठीक है, ऐसा लगता है किसी पूरी शरीर में किसी ने हीलियम हाइड्रोजन भर दिया है, एकदम ऊपर ही उठे जा रहे हैं. ठीक है, आपको लगता है कि इससे हल्का नहीं हो सकते, वहीं पर हाइड्रोजन भर देगा और ऊपर चले. राइट, तो इस तरह से समझना पड़ता है, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है फॉर द नीड ऑफ द एग्जामिनेशन. राइट, तो एकदम हवा होने की जरूरत नहीं है, आराम से धरती पर बैठ के पढ़ते रहिए. मैं जितना सिंप्लीफाइड वर्जन में आपके रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके बता रहा हूं ना, दैट वुड बी अ सफिशिएंट थिंग. वरना आप पलट करके देख लीजिए बुक्स और कर्नाटक वॉर एक बार देख लीजिए, देखिए लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है. ठीक है, एकदम उलझा हुआ लगेगा जीवन.
और ओके बच्चे, सो बैटल ऑफ कर्नाटक बोला जाता है इसको। सेकेंड कर्नाटक वॉर, सेकेंड कर्नाटक वॉर। सेकेंड कर्नाटक वॉर। (1748 to 1754) सेकेंड कर्नाटक वॉर। समझ में आया कि नहीं आया? तुम लोगों ने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते? तुम लोग सोए रहते हो। सेकेंड कर्नाटक वॉर, हाँ ये हेडिंग है, एकदम हेडिंग ही होगा ना, तभी तो लिखा है। समझ गए नहीं? याद हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। समझ गए? समझदार तो तुम लोग दुनिया से फाजिल हो बिल्कुल। समझदार तो इतना हो जैसे धरती पर अब कोई इससे बड़ा दिमाग वाला आदमी पैदा ही नहीं होगा। याद रहेगा नहीं रहेगा या ये बताओ मुझे। सेकेंड कर्नाटक वॉर, it started with war of succession in Karnataka and Hyderabad. War of succession in Karnataka and Hyderabad. देखो, कर्नाटक में भी दो लोग शुरू हो गए वॉर कि राजा हम बनेंगे, राजा हम बनेंगे। इस देश में तो राजा ही बन रहा ना सब, ठीक है, सब लोग राजा है। सो इन कर्नाटक और इन हैदराबाद, ठीक है। इस देश में भारत कहाँ जा रहा है ये समस्या नहीं है, बट मंत्री कौन बन रहा है, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, ये बड़ी समस्या है। तो इन कर्नाटक there was a battle, there was a conflict between Chanda Sahib and Muzaffar Jung. ठीक है, चंदा साहब एंड मुजफ्फर जंग इन कर्नाटक। Hyderabad, we have Hyderabad, we have Muzaffar Jung versus Nasir Jung. मुजफ्फर जंग वर्सेस नासिर जंग। सो चंदा साहब एंड मुजफ्फर जंग,
both had support of French. Oh, sorry, इधर 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 मिटाओ बच्चे, दो में एक ही हो गया, अनवरुद्दीन होगा यहाँ पर। ठीक है, और अनवरुद्दीन एंड नासिर जंग had support of English. So two parties started fighting to become the king. To become the king. लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो सारे बच्चे? एक एक बच्चे जवाब दो। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे जैसे पॉइंट कर रहा हूं, वैसे वैसे आप लिखते रहिए। माय डियर जूनियर्स बॉयज एंड गर्ल्स, इस देश के काफी होनहार बच्चे हैं आप लोग, तबाही मचाने वाला बच्चा है आप लोग। So French and English. Chanda Sahab, Muzaffar Jang. French was led by Dupleix, or English forces was led by Robert Clive. Clerk became military commander. Robert Clive. Chanda Sahab and Muzaffar Jang both had a French support of French. फ्रांस लिखा तो है, क्रिस कुमार, मिस्टर क्रिस, साफ साफ तो लिखा है। फ्रेंच। और अनवरुद्दीन नासिर जंग हैड सपोर्ट ऑफ इंग्लिश। ये भारतीय राजा मोहरा बहुत जल्दी बनते थे, ठीक है ना, अंग्रेज को देखते ही एकदम फ्लैट हो जाते थे, उसमें मोहरा बड़ी जल्दी बनते थे। ओके, सो डुप्ले लीडिंग द फ्रेंच, ये तो क्लियर है। डुप्ले तो हीरो था, फर्स्ट कर्नाटक वॉर में भी ब्रिटिश को डिफीट किया था इंग्लिश। बट इसमें थोड़ी बात अलग है, आराम से देखना सारे बच्चे। आई एम कमिंग बैक टू योर वर्क, लुक एट डुप्ले डिफीटेड अनबरुद्दीन in Battle of Saint Thom. Dupleix defeated Anbaruddin in the Battle of Saint Thom.
Anbaruddin died in this battle. Anbaruddin died in this battle. Battle of Ambur. सैंथम तो फर्स्ट में था, राइट? बैटल ऑफ अंबूर, इसको करेक्ट करना बच्चे, बैटल ऑफ अंबूर. Anbaruddin died in this battle. Nasir-ud-Jung also lost the life. मतलब France was victory at both the places. France got victory at both the places. Right? In Battle of Hambur, Anbaruddin died and Nasir-Jung also lost the life. मतलब अंग्रेज के दोनों घोड़े साफ. Both the horses of English was defeated and died. Okay, French got victory at both the places. मगर स्टोरी अभी बाकी है, my dear friend. स्टोरी is still alive. अभी तो सीजन 2 आना बाकी है इसी बैटल में. Right? Dupleix defeated Anbaruddin in the Battle of Hambur. Anbaruddin died. Nasir-Jung also lost the life. मगर अनबरुद्दीन का जो बेटा था मोहम्मद अली, आराम से देखना, सन ऑफ मोहम्मद अनबरुद्दीन मोहम्मद अली, ही फ्लेड अवे टू ट्रिची. फ्लेड अवे टू ट्रिची. ट्रिची बोलते हैं, इस जगह का नाम है ट्रिची. ट्रिचुनापल्ली. फ्लेड अवे टू ट्रिची. ट्रिचुनापल्ली. और डुप्ले ने मोहम्मद अली को फॉलो किया, वेंट टू ट्रिची एंड लॉस्ट द बैटल इन ट्रिची. और इस बीच में क्लाइव ने कर्नाटक पर फिर से कैप्चर कर लिया. और इस प्रकार डुप्ले जीत कर भी वॉर हार गया. सन ऑफ अनबरुद्दीन मोहम्मद अली फ्लेड अवे टू ट्रिची. लिखना, इसको लिखो लिखो लिखो. सन ऑफ अनबरुद्दीन मोहम्मद अली फ्लेड अवे टू ट्रिची. डुप्ले फॉलोड मोहम्मद अली. चुपचाप लिखो, बहुत कंफ्यूजन हो गया दिमाग में, खाली कंफ्यूजन बड़ा हुआ तुमको. इतना स्ट्रेट स्टोरी तो है. सिनेमा की तो कॉम्प्लेक्स स्टोरी कंफ्यूज नहीं करती, पढ़ाई वाला कंफ्यूज करने लगा. बहुत कंफ्यूजन हो गया है, मन ही नहीं लगता पढ़ने में. तो डुप्ले followed Muhammad Ali
and lost the battle, and finally Clive captured कर्नाटक। तो डुप्ले जो है वो जीत के भी हार गया बैटल। लिख लीजिए, रट लीजिएगा। अनवरुद्दीन मारा गया, उसका बेटा त्रिची भाग गया, डुप्ले उसको फॉलो किया, मगर डुप्ले यहां पर हार गया। क्या कंफ्यूजन है इसमें? लाइफ बहुत टेंशन में है। ठीक है, डुप्ले लॉस्ट द बैटल। एंड रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर्ड कर्नाटक अगेन। रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर्ड कर्नाटक अगेन। लिखा नहीं लिखा? रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर्ड कर्नाटक अगेन। इंतजारी में रह जाओ। फाइनली देयर वॉज ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। यस, डुप्ले ट्रीची जाके हार गया। यहां तो जीत गया, बट मोहम्मद अली को फॉलो किया और मोहम्मद अली ने ट्रीची में उसे फंसा लिया, और इस प्रकार डुप्ले गॉट डिफीट और क्लाइव ने कैप्चर कर लिया बंगाल। ट्रीटी ऑफ, फाइनली देयर वाज अ ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। और इस ट्रीटी में मतलब जब अंग्रेज जीत गए हैं यहां पर कर्नाटक में, हालांकि हैदराबाद में कौन जीता है? फ्रेंच जीता है। तो ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी में अंग्रेजों ने कंडीशन रखा था कि डुप्ले को वापस बुलाओ। यह आदमी नहीं चाहिए, आदमी नहीं है, भूत है ये। सो इन दिस ट्रीटी इंग्लिश फोर्स्ड फ्रेंच to recall Dupleix. English forced French to recall Dupleix. Right? So English forced French to recall Dupleix. And new governor came, Godehu. New governor came, Godehu. Godehu, he was as his name was. जैसा था वैसा ही था वो। आए समझ में आया? सारे बच्चों को नहीं आया? मैं जरा अपने ऑफलाइन बच्चों वालों से थोड़ा ज्यादा बात कर लूं। ओके, तो डिड यू अंडरस्टैंड? Oh, yes. किधर कंफ्यूजन हो गया? किस लाइन पर आया कंफ्यूजन? जरा बोलो बच्चे। अस्फिया, रिया, सारे बच्चे बोलिए जरा। क्रिश, yes, finally Clive captured Karnataka, and finally there was a treaty of Pondicherry. Yes, Vivek. और ठीक तो है।
देयर वाज ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। और इस पांडिचेरी में अंग्रेजों ने बोला कि पहले डुप्ले को वापस बुलाओ, यह आदमी नहीं भूत है। और उसकी जगह पर फ्रांस ने एक नया गवर्नर अपॉइंट किया, गोडेहू। नाम देख रहे हो उसका, जैसा नाम था वैसा ही था वो। मतलब यहीं से फ्रांस की दुर्गति स्टार्ट हो गई। ठीक है, डुप्ले वॉज रिकॉल्ड एंड देयर वॉज अ न्यू governor called Godehu. Third Karnataka War. (1757 to 63). Third Karnataka War, 1757 to 63. It was extension of Seven Years War. It was extension of 7 Years War. Seven Years War. इस वॉर में देखना कि जो कमांडर था फ्रांस का वो था काउंट डी लली। काउंट डी लली। ये जो लली था बहुत खतरनाक आदमी था। ये अपने आप को डुप्ले का एकदम ट्रू सक्सेसर समझता था ये। सो फ्रेंच forces was led by Count de Lally, थर्ड कर्नाटक वॉर में। देख लो सारे बच्चे, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन मत रखना। इधर देखो मेरी बात, 1757 है ना, तो 1757 में क्लाइव कहां आ गया है? बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी। बेचारा क्लाइव फर्स्ट और सेकेंड वॉर में तो वहीं था, कर्नाटक में था, बट क्लाइव आ गया इधर बंगाल। इसीलिए जो इंग्लिश फोर्सेस है इट वाज लेड बाय सर आयरकूट। English forces was led by Sir Ayerkut. Why? Because Clive had already reached Bengal, और क्लाइव तो बंगाल में बहुत जबरदस्त काम किया। क्लाइव ने बंगाल में बहुत जबरदस्त काम किया था। सर आयरकुट। ये लली जो था ये सोचता था कि डुप्ले ने जैसे हराया था ना अंग्रेजों को वैसा करें। लली ने डिसाइड किया कि मद्रास को फिर से हमला करें। सो लली इन्वेडेड ओवर मद्रास। फर्स्ट कर्नाटक वॉर का याद है ना, डुप्ले ने अचानक से कैसे इंग्लिश को बैकफुट पर ला दिया था। सो इस बैटल में भी लली जो था he wanted to play the same thing, so Lally invaded over Madras.
Lally invaded over Madras. But Sir Ayerkut, लिखना, but Sir Ayerkut finally defeated Sir Ayerkut finally defeated French in Battle of Vandivos. बैटल ऑफ वांडीबॉस 1759, कुछ किताब में 60 लिख देता है, 1759। वांडीबॉस तमिलनाडु में है। वांडीबॉस इज इन तमिलनाडु। और ये फाइनल डिफीट था फ्रांस का। आपको मैंने टाइमलाइन लिखा है इधर, इसको पहले लिखो, मैं आपको टाइमलाइन दिखाता हूं, तब थोड़ा कंफ्यूजन और कम होगा। और दोबारा जब उसको बैठ करके खुद से बनाएंगे ना, गोडेह्यू जो था वो गवर्नर था, वो अब मिलिट्री कमांडर नहीं था। मिलिट्री कमांडर दूसरा अपॉइंट हुआ, ठीक है। फ्रांस में मिलिट्री कमांडर और गवर्नर अलग अलग हो गए। गोडेह्यू नाम है, गोगेहू नहीं है, ठीक है। वो भी सोचता होगा ऊपर कि मेरा नाम कैसा लिख रहा है, लोग भारतीयों को बेकार फ्रेंच पढ़ा रहे हैं। आयरकुट ब्रिटिश कमांडर था। क्लाइव के जाने के बाद, क्लाइव बंगाल चला गया, तो क्लाइव के जाने के बाद आयरकुट ने ही तो कमान संभाली थी। Okay, so Battle of Vandivos finally defeated, French finally defeated. अब देखो बच्चे, मैंने आपको टाइमलाइन तो बताया है ना इधर, जरा इस पर भी एक नज़र डाल दीजिए ना आप लोग। आप लोग टाइमलाइन पर तो नज़र डालते नहीं, टाइमलाइन मैंने आपको पहले ही बताया है, मगर आप लोग तो इतने गुस्से में रहते हैं, इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसका हिसाब नहीं है। देखा ना, 1759 में इधर प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों ने जीती, हौसले इतने बुलंद थे कि बिल्कुल 1759 में फ्रांस को डिफीट कर दिया बैटल ऑफ वांडीवॉस में। तो ऐसे टाइमलाइन समझोगे तब जाकर के कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि पहले हम बंगाल में कैप्चर करवाएंगे ब्रिटेन को, तब फ्रांस को लेकर के आएंगे और तब जाकर के फ्रांस को भी बाहर निकालेंगे। ये मैंने बताया था ना, दो इवेंट साथ चल रहा है, मगर पढ़ाने में तो पहले एक पढ़ा लेंगे तभी दूसरा पढ़ाएंगे। अगर दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे तो वहीं पर आप बेहोश हो जाएंगे। हो क्या रहा है हमारे साथ, ठीक है। अपने आप को हिंद का सितारा समझने लगिएगा। सो 1759 में देयर इज अ बैटल ऑफ वांडीवॉस। ठीक है, आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, समझ आ गया होगा कि ऐसे ही होता है। यहाँ पर कौवा और बत्तख की कहानी थोड़ी ना चल रही है, IAS का प्रिपरेशन है, कॉम्प्लेक्सिटीज तो आएगा।
लिख लिया ना बच्चे, बैटल ऑफ वांडीबॉस। अब समझ में आया, मणिशंकर मोदी को अभी समझ में आया, शाबाश। बहुत बहुत बधाई आपको जो आप इस बात को समझ पाए। अल्फिया नेमीम, आप इसको जरूर पढ़िएगा दोबारा तो और ज्यादा। हाँ, एक बार घर में रिवाइज करना पड़ेगा बैठ करके इन सचों को। ठीक है, जब बैटल ऑफ वांडीबॉस हो गया तो फ्रांस डिफीट हो गया, और फ्रांस डिफीट हो गया तो 1763 में एक ट्रीटी हुई, दैट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ पेरिस। Treaty of Paris between England and France. Treaty of Paris between England and France. After Battle of Wandy-Boss, Treaty of Paris between England and France. और इस ट्रीटी में यह हुआ कि अब फ्रांस जो है कोई टेरिटरी फ्रांस का अपना नहीं रहेगा। ठीक है, फ्रांस बिकेम द प्रोटेक्टेड स्टेट इन इंडिया, मतलब फ्रांस के जितने भी टेरिटरी थे सब ब्रिटिश के संरक्षण में रहेंगे। ठीक है, तो फ्रांस वाज प्रोटेक्टेड स्टेट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। पांडिचेरी, यनम, ये सब फ्रांस को ब्रिटेन ने वापस कर दिया, और पांडिचेरी रिमेन्ड विद द फ्रेंच टिल 1954। 1954 में फ्रांस वापस चला गया। सो ट्रीटी ऑफ पेरिस में यह हुआ कि ऑल फ्रेंच टेरिटरी इन इंडिया became protected state of English, मतलब वो अंग्रेजों की सुरक्षा में रहेगा। became protected state of English. All French territory in India became the protected state of English. Okay, some territory like Pondicherry, Yanam, Karikal was returned to France विदाउट फोर्टिफिकेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर लिखना आप लोग। सम टेरिटरी लाइक पांडिचेरी, यनम, करिकाल वॉज रिटर्न टू फ्रांस विदाउट बोल रहा हूं, रिया लिखो, बोल रहा हूं, राइटिंग चेक करने बैठिए। So some territory like Pondicherry, Yanam, Karikal was returned to France without fortification. Okay, so was returned to France without fortification. एंड जैसा कि आप जानते हैं ये सारे टेरिटरी 1954 में भारत सरकार को सौंप के चला गया था। सो 1954 में भारत सरकार को सौंप लिया था। पांडिचेरी, यनम, करिकाल लिखा बच्चे, रिया
लिखा है नहीं लिखा? सो इस तरह से 3 कर्नाटक वॉर है, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है, इसको दोबारा जो है ना वो आप घर में बैठ करके पढ़ेंगे। कोई बच्चा बोला है ना 12 बजे तक पढ़ाऊंगा, ऐसे भी आज मैं लेट आया हूं, मेरा मूड खराब है बिल्कुल, ठीक है ना, गुस्सा मत दिलाओ। मतलब फ्रांस को वापस दे दिया तो वहां पर वो फिर से फोर्टिफाई करके मिलिट्री वगैरह नहीं रखेगा, ठीक है, इंग्लिश के प्रोटेक्शन में रहेगा, मगर रहेगा, इसलिए विदाउट फोर्टिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, बात सीधी है। रीजन ऑफ डिफीट ऑफ फ्रांस, रीजन ऑफ डिफीट ऑफ फ्रांस, क्या कारण था कि फ्रांस हार गया इंग्लैंड से इंडिया में? रीजन ऑफ डिफीट ऑफ फ्रांस, सीधी बात क्या है बच्चे, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सरकारी कंपनी है और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस है जो बीएसएनएल और जियो में है। ठीक है, समझ में आया आपको? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बीएसएनएल है और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जियो है, एयरटेल है। तो आप समझ सकते हैं ना क्या डिफरेंस होगा। सरकारी कंपनी ब्यूरोक्रेटिक लेथार्जिकनेस, वर्क इफिशियंसी जीरो, आराम से लंच टाइम का स्टेट वेट करते हैं। एसबीआई बैंक, ठीक है, लंच टाइम हो गया, एनी टाइम जाओ, लंच टाइम हो गया। और इधर लंच टाइम है भी तो टाइम है, काम करो। तो दोनों में फर्क तो साफ साफ दिखता है। तो जाहिर है कि अप्रोच ऑफ द कंपनी विल डिफर। तो हार तो होनी थी फ्रेंच की। यहाँ जो बाकी लोग हैं वो 5G टेस्ट कर रहे हैं, हमारा बीएसएनएल 4G टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस तो होगा, डिफरेंस तो होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात देखो बच्चे, दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह था कि जो सरकारी कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में, लुई 14 के जितने भी मिनिस्टर थे उन लोगों ने केवल लुई 14 को खुश करने के लिए उसमें पैसा लगाया था, ठीक है। जबकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ वेरी प्राइवेट कंपनी और इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट, पॉलिटिशियंस, सबका पैसा लगा हुआ था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जो कैपिटलिस्ट अप्रोच है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी कंपेयर टू द फ्रेंच बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तीसरी बात बोलते हैं कि अंग्रेजों के हाथ में बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है, सम ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ इंडिया। और फ्रांस के पास क्या है? पांडिचेरी। फ्रांस के पास क्या है? पांडिचेरी। तो आप समझ सकते हैं डिफरेंस कितना जबरदस्त है। और खासकर बैटल ऑफ प्लासी में विक्ट्री के बाद इंग्लिश हैड अ ह्यूज इफिशियंसी, ओके। उसके बाद देखो नेवी का रोल काफी इंपॉर्टेंट था इस बैटल में, एंड इंग्लिश नेवी हैड अ सुपीरियर नेवी देन फ्रेंच। तो ये सारे फैक्टर थे जिसके चलते फ्रांस डिफीट हो गया। सो रीजन ऑफ द फ्रेंच डिफीट, ये आप अपने मन से पॉइंट लिखेंगे और मैं आप पर इस पर बहस करूंगा आपसे कल, ठीक है ना। टुमारो वी विल स्टार्ट कि आज तो फ्रेंच को बाहर निकाले हैं, अब जरा एंग्लो मैसूर वॉर करवाएंगे, एंग्लो मराठा वॉर करवाएंगे, एंग्लो पंजाब, एंग्लो सिंध, इन सारे स्टेट को डिफीट करते हुए, राइट, इन सारे स्टेट को डिफीट करते हुए 60% ऑफ इंडिया विल बिकम ब्रिटिश इंडिया।
तो रीजन लिखाएंगे अस्फिया, चिंता मत करो। अस्फिया को नहीं, पैसा दिया हूं, लिख के ले जाऊंगा, सब समझ रहे हैं। तो कल हम लिखा देंगे आपको, क्योंकि इसके बाद अगली क्लास होगी तो फिर हमें लोग टिकने नहीं देंगे स्टूडियो में, तो हम फिर आप बाहर जाते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी इसके बाद आपकी अगली क्लास भी तो होगी ना। आप लोग तो सुबह से ही क्लास करते हैं, बड़े तपस्वी लोग हैं आप लोग, बड़े जुझारू प्रवृत्ति के लोग हैं। टास्क खाली बनाया करिए जितना मैं देता हूं। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। वी विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम।